Welcome to the Khan Law Studies. Today we will discuss Chapter 4 IPC General Exceptions. Chapter 4 IPC contains general exceptions which an accused can take in any criminal proceeding under IPC or under a special law or under any local law. It deals with the various defenses, various exceptions which an accused can plead in any criminal case against him. यानी इस चैप्टर में वो तमाम अपवाद दे दिए गए हैं, वो एक्सेप्शन दे दिए गए हैं जो कि कोई अभियुक्त किसी आपराधिक प्रक्रिया में अपनी तरफ से उसे उठा सकता है, डिफेंस ले सकता है। The definition, every definition of offence, every penal provision of any illustration of a definition or penal provision shall constitute subject to the provisions contained in this chapter. कौन कौन से डिफेंस हैं ये पूरे के पूरे इस चैप्टर में इकट्ठा कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ धारा 6 सेक्शन 6 आईपीसी में पढ़ना पड़ता है, जिसमें कहा गया है कि एवरी डेफिनेशन और एवरी पेनल प्रोविज़न एंड एवरी इलस्ट्रेशन of the definition shall be constituted subject to the provisions contained under this chapter or under any special law or under any local law. ये धारा 6 जो है इसने सारे के सारे अपवादों के बारे में प्रावधान ये कर दिया है, जो कहा जाता है कि इस संहिता में अपराध की हर परिभाषा, दंड के सभी उपबंध और ऐसी परिभाषा या दंड से संबंधित दृष्टांत साधारण अपवाद के अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड, उपधान या दृष्टांतों में दोहराई ना गई हो। धारा 6 से ये क्लियर हो जाता है कि जितने भी पेनल प्रोविज़न हैं अंडर आईपीसी, अंडर एनी लोकल लॉ, अंडर एनी स्पेशल लॉ, ऑल द डेफिनेशंस एंड ऑल द इलस्ट्रेशन टू द डेफिनेशंस, इसके बारे में माना जाएगा कि दे आर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड अंडर दिस चैप्टर। उनका निर्वचन हम ऐसे करेंगे कि ये सारे अपवाद जो हैं, जितने भी अपवाद लिए जा सकते हैं इस चैप्टर में, ये सारे के सारे अपवाद को जो हैं हम अपराध की परिभाषाओं के साथ पढ़ेंगे। ये माना जाएगा कि हर अपवाद की परिभाषा के साथ, हर अपवाद के प्रावधानों के साथ साथ ये अपवाद पढ़े जाएंगे, ये इलस्ट्रेशन इसका हिस्सा माने जाएंगे। इसलिए एक जगह लिख दिया गया कि ये बार बार हर जगह ये एक्सेप्शन रिपीट ना करना पड़े, इसलिए सारे एक्सेप्शन जो एक अक्यूज्ड रेज कर सकता है, जो प्लीड कर सकता है, उसको इकट्ठा कर दिया गया इस चैप्टर 4 में। ऑल द डिफेंसेस विच एन अक्यूज्ड कैन प्लीड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट हिम अगेंस्ट एनी क्रिमिनल चार्ज। इस बारे में समझ लीजिए कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, एक तो है बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द प्रोसिक्यूशन। जनरल लॉ ये है कि इट इज़ ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड इफ एनी रीजनेबल डाउट इज क्रिएटेड बाय एविडेंस एज टू वेदर अक्यूज्ड हैड कमिटेड द ऑफेंस और नॉट, द अक्यूज्ड इज इंटाइटल्ड टू एक्विटल। सिद्धि की भार किस पर है? अभियोजन पर है कि वो साबित करे कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया है। ये बर्डन लाइज अपॉन दी प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इफ ये कहा जाता है इफ एनी
doubt is created, if any doubt is created by evidence as to whether accused had committed the offense or not, इस बात को लेकर यदि कोई डाउट क्रिएट होता है कि क्या अक्यूज ने कोई अपराध किया है कि नहीं किया है, यदि ऐसा कोई युक्त ऐसा उचित डाउट उत्पन्न हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अक्यूज को दोष मुक्ति का अधिकार होगा। दिस इज द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। सेकंड है, व्हाट इज द प्रोविजन रिलेटिंग टू द जनरल एक्सेप्शंस, व्हाट द डिफेंसेस हैज बीन रेज्ड बाय द अक्यूज्ड। अक्यूज्ड ने कौन कौन से डिफेंस उठाए हैं, ऐसे तमाम डिफेंस के बारे में बर्डन क्या है, ऐसे तमाम डिफेंस के बारे में बर्डन क्या है। बर्डन लाइज ऑन अक्यूज्ड, ऑल द डिफेंसेस विच ही हैज टेकन अंडर दिस चैप्टर। तो लॉ है, बर्डन लाइज ऑन अक्यूज्ड टू ब्रिंग हिज केस अंडर एनी ऑफ द जनरल एक्सेप्शन अंडर आईपीसी और एनी स्पेशल लॉ। अगर अक्यूज ने कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस की प्ली जो चैप्टर 4 में दी गई है उसको रेस कर दिया है, जैसे अक्यूज कहता है कि उसने जो चोट पहुंचाई है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करने में पहुंचाई है, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द अक्यूज टू प्रूव दैट ही हैड द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो बर्डन लाइज ऑन द अक्यूज्ड। बट अगर अक्यूज्ड इस चैप्टर के अधीन कोई अपवाद लेता है, कोई एक्सेप्शन रेज करता है, कोई प्ली लेता है, तो ये इस प्ली को प्रूफ करने का भार बर्डन लाइज अपॉन द अक्यूज्ड, क्योंकि देयर इज ए प्रिजम्पशन अगेंस्ट अक्यूज आफ्टर द एविडेंस इज लेड बाय द प्रोसिक्यूशन एंड देन बर्डन टू रिबट द प्रिजम्पशन इज अपॉन हिम। जब एक साक्ष्य आ गई है, अब उस साक्ष्य के आधार पर एक परिकल्पना अक्यूज के विरुद्ध उत्पन्न हो जाती है, देयर इज ए प्रिजम्पशन अगेंस्ट अक्यूज, देन द बर्डन टू रिबट दैट प्रोविजन इज अपॉन द अक्यूज्ड। इट इज ऑल अबाउट द जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शंस में वो सारे अपवाद दिए गए हैं जो कोई भी अभियुक्त किसी भी आपराधिक प्रक्रिया में लगाए गए आरोप के विरुद्ध अपने पक्ष में उठा सकता है, परंतु उसे साबित करने के भार अक्यूज पर ही होगा। और जनरल एक्सेप्शन के सारे प्रोविज़न, सारी की सारी अपराध की डेफिनेशन ऑल द डेफिनेशंस ऑफ एनी ऑफेंस और एनी पेनल प्रोविज़न और एनी इलस्ट्रेशन, ये जितनी चीज़ें हैं दे आर ऑल सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ चैप्टर 4 आईपीसी। तो इस तरह से ये है कि जनरल एक्सेप्शन है क्या। सबसे पहले आता है, पहला क्वेश्चन है मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। व्हाट इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट? मिस्टेक ऑफ फैक्ट and mistake of law. Now we will discuss the mistake of fact and mistake of law. We will discuss mistake of fact and mistake of law under section 76 and 79 IPC. That is general exceptions. इस चैप्टर में ज़्यादातर जो सेक्शंस हैं वो स्टार्ट होते हैं कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस। अब यहाँ से अपवाद शुरू हो रहा है। नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय ए पर्सन हु इज़ or who by the reason of a mistake of fact and not mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it. कोई बात अपराध नहीं है, ये सेक्शन है। कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो और तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि के भूल के कारण सद्भावना पूर्वक विश्वास करता हो कि वो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। दो वर्ड यूज किए गए। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ, बट इट इज
by the mistake of fact, not by the mistake of law. And he believes in good faith himself to be bound by law to do it. यानी दो बातें इसमें आई हैं कि पहली बात, कोई कार्य की परिभाषा आप पढ़ चुके हैं। कार्य या कार्यों की एक श्रृंखला को मिलकर के अपराध गठन होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है ऐसा कोई भी कार्य, ऐसा कोई भी एक्ट अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, यद्यपि कि वो अपराध कारित किया गया। तो पहला पॉइंट है कि ऐसा कोई एक्ट किया गया, ऐसा कोई कार्य किया गया, ए एक्ट है विच कम्स इनटू द डेफिनेशन ऑफ द ऑफेंस। नाउ सेकंड पॉइंट कहता है कि ऐसा व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। फर्स्ट, ही इज बाउंड बाय लॉ, या उसे विश्वास हो कि वो विधि द्वारा ऐसा कार्य करने के लिए आबद्ध है, और ये कार्य जो है उसका तथ्य की भूल के कारण हो, ना कि विधि की भूल के कारण हो, और ये सद्भावना पूर्वक ये विश्वास करता हो कि उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। यही दो वर्ड बार बार आएंगे। एन एक्ट विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज फर्स्ट ऑफ ऑल बाउंड बाय लॉ, और सेकंड पॉइंट यह है, और हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, बिलीव्स इन गुड फेथ, सद्भाव पूर्वक यह विश्वास करता है कि वो ऐसा कार्य करने के लिए आबद्ध है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। यानी एक शब्दावली यूज हुई बाउंड बाय लॉ, दूसरी शब्दावली यूज हुई है कि बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ, he believes in good faith that he is bound by law to do it. इलस्ट्रेशन भी इसमें दो दिया गया है। नंबर एक, a soldier fires on a mob by order of his superior officer in conformity with the commands of the law. एक सोल्जर जो है, एक सैनिक अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से गोली चलाता है, उसने कोई अपराध नहीं कारित किया। दूसरा इलस्ट्रेशन है, एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑर्डर्ड बाय दैट कोर्ट टू अरेस्ट वाई, एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी बिलीविंग जेड टू बी वाई, अरेस्ट जेड, ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। यानी यदि किसी न्यायालय के अधिकारी को माँ को गिरफ्तार करने के लिए आदेश दिया गया है, और वो सम्यक जांच पड़ताल करने के बाद ये विश्वास करता है कि या जो व्यक्ति है वही माँ है, और या को गिरफ्तार कर लेता है, तो यहाँ पर उस अधिकारी ने कोई अपराध नहीं किया। तो पहला क्या है, ऑन द ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर, तो ये क्या हुआ, ही वॉज बाउंड बाई लॉ। और दूसरा क्या है, आफ्टर द प्रॉपर इंक्वायरी, उचित इंक्वायरी के पश्चात एक ही जगह जेड को गिरफ्तार कर लेता है, तो यहाँ भी उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ये अपराध की श्रेणी में। अब इस पर जो लीडिंग केस है वो है आर वर्सेस टॉल्सन, आर वर्सेस प्रिंस। इसमें इग्नोरेंस ऑफ लॉ और इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट दोनों पर ये केसेस डिस्कस करते हैं। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज़ एन एक्सक्यूज़, जो मैक्सिम है कि तथ्य की भूल तो आदमी बच सकता है, इट इज़ एन एक्सक्यूज़, बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। इग्नोरेंस ऑफ लॉ, ये इसमें आपको कोई बचत नहीं मिलेगी।
अब आर वर्सेस टॉल्सन को देख लीजिए। जो केस लॉ इसमें है आर वर्सेस टॉल्सन, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं मेंजरिया पर। द अक्यूज वाज ट्राइड फॉर हैविंग कमिटेड ऑफेंस ऑफ बाइगेमी। अभियुक्त का परीक्षण जो है द्विविवाह के लिए किया गया। मिसेस टॉल्सन वाज मैरिड विद मिस्टर टॉल्सन इन 1880। मिसेस टॉल्सन का विवाह मिस्टर टॉल्सन से 1880 में हुआ था। इन 1881 मिस्टर टॉल्सन डिजर्टेड हर। मिसेस टॉल्सन मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज whereabouts. Ultimately she came to know that Mr. Tolson had died during a shipwreck. फैक्ट क्या है? 1881 में मिस्टर टॉल्सन ने डेजर्ट कर दिया, एक तरह से छोड़ दिया उन्हें, अभी त्याग कर दिया मिसेस टॉल्सन का। मिसेस टॉल्सन ने उसकी जानकारी की, इसको पता लगाया तो उसकी जानकारी में ये फैक्ट आए कि मिस्टर टॉल्सन हैड ऑलरेडी डाइड ड्यूरिंग ए शिपरेक। किसी पानी के जहाज़ के डूबने में ये मर गए। नाउ इन 1887 शी मैरिड अनदर मैन। इन द मीन टाइम मिस्टर टॉल्सन अपीयर्ड एंड मिस्टर टॉल्सन वॉज चार्ज विद द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी। 1887 में मिसेस टॉल्सन ने रीमैरिज कर लिया। इसी दौरान मिस्टर टॉल्सन आ गए और मिसेस टॉल्सन को जो है दूसरा विवाह करने के लिए बाइगेमी के लिए चार्ज कर दिया गया। ट्रायल कोर्ट में क्या होता है? इन ट्रायल कोर्ट शी वाज कन्विक्टेड एंड इट वाज हेल्ड दैट बिलीफ अबाउट डेथ ऑफ हर हस्बैंड वाज नॉट ए गुड डिफेंस। पति के मृत्यु के बारे में जो उसने विश्वास कर लिया था ये अच्छा बचाव नहीं है। इट वाज नॉट ए गुड डिफेंस एंड शी वाज convicted. Now in appeal, the appellant filed an appeal. The appellate court held that belief about death of his husband was a good defense. This was a case of mistake of fact. Why? The court laid down that the doctrine of mens rea would be applicable to statutory offences also unless same is ruled out by the statute either expressly or by necessary implications. कोर्ट ने यहाँ मेंजरिया पर लॉ लेट डाउन किया कि इस मामले में मेंजरिया जो है वो लागू होगा जब तक कि किसी विधि के द्वारा उसके लागू होने को मना न कर दिया गया हो। अनलेस सेम इज रूल्ड आउट बाय एनी स्टैट्यूट बाय एक्सप्रेस प्रोविज़न और बाई नेसेसरी इम्प्लीकेशन। यहाँ पर क्या है? इसमें यह है कि मिसेस टॉल्सन मेड एन इंक्वायरी। जो फैक्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट में जो बात आ रहा है कि उन्होंने उचित जांच पड़ताल करने के बाद शादी की। तो चूंकि उचित जांच पड़ताल के बाद उसने पुनर्विवाह किया था, इसलिए उसके द्वारा किया गया कार्य बाइगेमी की श्रेणी में नहीं आता है, वो कोई अपराध नहीं है। इसी से रिलेटेड एक और केस ला है आर वर्सेस प्रिंस। ये दोनों केस ला इसमें आपको मिलेंगे, लिखना पड़ेगा। आर वर्सेस प्रिंस। प्रिंस हेनरी वाज ट्राइड बाय अनलॉफुली टेकिंग अवे ए गर्ल ऑफ 16 years फ्रॉम लॉफुल पोजेशन ऑफ हर फादर अंडर द बिलीव दैट शी वाज ऑफ 18 years। प्रिंस हेनरी का आरोप क्या था कि she took away a girl of 16 years from the lawful guardianship of his father. उसके पिता के विधिपूर्वक संरक्षण से प्रिंस उसको ले गए। प्रिंस को ये विश्वास था अंडर द बिलीव दैट शी वाज ऑफ 18 years। उन्हें ये विश्वास था कि उसकी आयु 18 साल है। यहाँ पर क्या होल्ड किया गया? इट वॉज हेल्ड दैट प्रिजनर बिलीव अबाउट द एज ऑफ द गर्ल वाज नो डिफेंस। यहाँ पर कह दिया कि ये जो अभियुक्त है इसने जो विश्वास कर लिया कि इसकी आयु 18 वर्ष है, इट इज़ नॉट ए गुड डिफेंस एंड द कोर्ट हेल्ड प्रिंस गिल्टी। तो यहाँ पर क्या था? प्रिंस एक स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है
स्टैट्यूटरी प्रोविज़न में ये नहीं कहा गया है कि किडनैपिंग का अपराध के लिए मेंदरिया का होना आवश्यक है या विश्वास माना जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर होल्ड कर दिया कि उसने जो बचाव लिया था, जो डिफेंस लिया था, दैट डिफेंस इज़ नॉट ए गुड डिफेंस, देयरफॉर हिज एक्ट वाज एन ऑफेंस। तो दो लीडिंग केसेस हैं, आर वर्सेस टॉल्सन एंड आर वर्सेस प्रिंस। एक और केस है जो मेंजरिया में भी डील हुआ है, यहाँ भी है, यहाँ भी बिलीफ का मामला है। ए मैन बिलीविंग इन गुड फेथ दैट हिज सॉलिसिटर हैड ऑब्टेन्ड डाइवोर्स फ्रॉम द फर्स्ट वाइफ, यानी यहाँ पर यह विश्वास हुआ कि उसके अधिवक्ता ने जो है उसकी पहली बीवी से डाइवोर्स की डिग्री हासिल कर ली है। ही मैरिड अनदर वुमन, ही वॉज कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी ऑन द ग्राउंड द बिलीफ अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज is no ground for the defense. This was a case of mistake of law. यानी जहाँ लॉ ने प्रोहिबिट कर रखा है और उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं दे रखा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ भी आर वर्सेस व्हीट एंड स्टॉक के केस में कहा गया कि दिस वाज ए मिस्टेक ऑफ लॉ, और मैगजीन ये कहती है कि मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ है। मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे हम कि अब थोड़ा डिफरेंस क्या है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ में, व्हाट इज़ द डिफरेंस। सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन 66 ये कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ, बिलीविंग इन गुड सेल्फ दैट द अक्यूज्ड वाज बाउंड बाय लॉ और ही वाज जस्ट, उसको विश्वास भी था या वो विधि के द्वारा आबद्ध था या उसका विश्वास था कि वो विधि द्वारा आबद्ध है। यानी दो लैंग्वेज यहाँ यूज़ की गई है। हु इज़ बाउंड बाई लॉ, पहली बात जो बाउंड बाई लॉ था जैसा कि इलस्ट्रेशन 1 है, सोल्जर ने फायर किया, और दूसरा क्या है, बिलीव इन गुड फेथ दैट ही वॉज बाउंड बाई लॉ। दूसरा है उसको विश्वास था, लेकिन ये विश्वास का आधार क्या होना चाहिए, गुड फेथ होना चाहिए। गुड फेथ एज डिफाइंड इन सेक्शन 52 ऑफ द IPC। यानी प्रॉपर केयर से अगर कोई कार्य नहीं किया गया तो कार्य गुड फेथ में किया गया नहीं माना जाएगा। क्या किसी व्यक्ति ने प्रॉपर केयर ली कि नहीं ली। अब जो 79 है दोनों में थोड़ा सा अंतर है। 79 कहता है किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध का किया गया जाना, एनी एक्ट डन बाई अ पर्सन विच इज़ एन ऑफेंस। नंबर एक बात, द एक्ट डन बाई पर्सन हु इज़ बाउंड बाई लॉ इन डूइंग दैट, एंड द एक्ट डन बाई पर्सन हु बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाई लॉ। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें भी है कि द एक्ट डन बाई द पर्सन हु वॉज बाउंड बाई लॉ और ही बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाई लॉ। या तो बाउंड बाई लॉ वो था, विधि द्वारा आबद्ध था, या वो बिलीव करता था इन गुड फेथ कि वो बाउंड बाई लॉ है उसको कार्यों को करने के लिए। और फिर यहाँ कह दिया गया कि दिस मिस्टेक मस्ट बी बाई रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाई रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, एंड द बिलीव मस्ट बी इन ए बोना फाइड बिलीव दैट इज इन गुड फेथ। सद्भावना पूर्वक उसे विश्वास हो कि वो कार्य करने के लिए आबद्ध था। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आपने देखा कि उसमें यह था कि वहाँ भी बिलीव है, बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। यहाँ पर क्या कह रहा है कोई
कि वो ही वॉज जस्टिफाइड बाई लॉ। आबद्ध, विधि द्वारा आबद्ध, यहाँ विधि द्वारा न्याय मुक्त। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाई लॉ और हु by reason of mistake of fact, not by mistake of law, in good faith believes himself to be justified by law। दो बातें यहाँ कहेगी, या तो बाउंड बाई लॉ या जस्टिफाइड बाई लॉ। और 66 में ही वॉज बाउंड बाई लॉ और ही बिलीव्स दैट ही वॉज बाउंड बाई लॉ। तो यहाँ पर 79 में आ जाता है कि अगर वो तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण, सद्भावनापूर्वक ये विश्वास करता है कि वो इस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा जस्टिफाइड है और उसने ऐसा कार्य कोई कर दिया है जो अपराध की श्रेणी में आता है, तो उसका किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। इसमें भी चिरंजी वर्सेज स्टेट, एम्परर वर्सेज जगमोहन, चिरंजी वर्सेज स्टेट का केस ला देख लीजिए। चिरंजी वर्सेज स्टेट, इसमें क्या है? एन एक्यूज ड्यू टू डिल्यूजन, उसको भ्रम हो गया था। ही कंसीडर्ड दैट हिज सन वाज ए टाइगर, अपने पुत्र को शेर समझ लिया उसने, उसको कुल्हाड़ी से मार दिया। assailed him with the axe. It was held that the accused was not guilty as his act was due to the mistake of fact. पुत्र को अपने को टाइगर समझ लिया और उस पर हमला कर दिया अपने पुत्र पर, तो कहा गया उसका कृत्य जो है तथ्य की भूल के कारण बाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इट वॉज नॉट बाई मिस्टेक ऑफ लॉ। एक और केस ला है दाखी सिंह, दाखी सिंह वर्सेस स्टेट। A suspected thief escaped the police officer. Dakhi versus state. A suspected thief escaped the police officer. The police officer, finding that he was not in a position to arrest him, fired at him. यानी एक चोर जो है पुलिस की कस्टडी से भाग गया और जब पुलिस ऑफिसर ने समझा कि उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता तो उसने उस पर फायर कर दिया, गोली चला दी। एंड इन डूइंग सो किल्ड अनदर पर्सन, और उसकी गोली चलाने पर उसने किसी दूसरे थर्ड पर्सन को गोली से मार दिया। It was held that he could not plead justification under 76 और under section 79। यहाँ पर क्या किया, उसका कार्य जो है ना तो वो जस्टिफाइड बाई लॉ था, ना तो बाउंड बाई लॉ था। कि वो भागते हुए चोर पर जो छूट चुका है, जो उसका भी लॉ आगे आप पढ़ेंगे, जब आपकी कस्टडी से दूर भाग गया तो सब फिर गोली नहीं मार सकते। तो हिज एक्ट वॉज नॉट जस्टिफाइड, नाउदर ही वॉज बाउंड बाई लॉ टू फायर एट द अक्यूज्ड। मेन दोनों में डिफरेंस जान लीजिए। ड्यू टू टू फ्रेजेज यूज्ड इन सेक्शन 76 एंड 79। 79 में क्या है, जस्टिफाइड बाई लॉ एंड बाउंड बाई लॉ, और 76 में है बाउंड बाई लॉ। और ये मैगजिम यही है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज एक्सक्यूज बट इग्नोरेंस ऑफ ignorance of fact is an excuse, but ignorance of law is no excuse। इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि ignorance of law and ignorance of, इसमें क्वेश्चन उठता है कि whether the ignorance of life by foreigners, कोई विदेशी कोई फॉरेनर आता है तो क्या उसके ज़्यादा अधिक की अवहेलना करके कि अपराध कारित कर दिया था, क्या वो प्ली ले सकता है कि उसे अधिक विधि की जानकारी नहीं थी? तो इस पर लॉ है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ बाय फॉरेनर्स द मैगजिम एडमिट्स नो एक्सेप्शन। ये जो मैगजिम है इसका कोई अपवाद नहीं है। इवन ए फॉरेनर इज़ नॉट एक्सेप्टेड हु कैन नॉट बी सपोज टू नो द लॉ। भले उसे मालूम, उसके बारे में ये कल्पना की जाएगी कि वो विधि की जानकारी वो नहीं रखता था, लेकिन फिर भी ये मैगजिम उसको कोई बचाव नहीं देगी, उसका कोई डिफेंस नहीं करेगी। This is general exception and mistake of law and mistake of fact। इसके जो
सेक्शन है 76 में, उसके साथ 2 इलस्ट्रेशन है, दोनों इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह सेक्शन 79 है, उसके साथ भी 1 इलस्ट्रेशन है। तो इन दोनों सेक्शन को भी अगर आप याद कर लें, तैयारी कर लें और उसके इंग्रेडिएंट, तो आपका क्वेश्चन पूरा होगा। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा जनरल एक्सेप्शन के बारे में। So it is all about the general exceptions and about mistake of fact and mistake of law. This is question asked several times in different states, and it is very short question. वेयर एक्ट अगर आप देखते रहेंगे, उसके साथ 2-3 जो रूलिंग हमने बताई है, और भी लॉ की रूलिंग मिल जाएगी, उन रूलिंग को साथ में आप रखेंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। बट यू मस्ट कंट्रोल ओवर द सेक्शन, द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सेक्शंस। दैट इज ऑल ओवर अबाउट द मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। थैंक यू।